और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। सर हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा मिल जाती तो। हमने आपसे हमारी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। तो अनु की लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? क्योंकि पहला सरकार इंडिया दी सी, ते हूँ भारत दी। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। कि पापा जो है वो हमारे बीच नहीं है। उनकी जो बॉडी है वो दुकान के बाहर पड़ी हुई है और जो उनकी गर्दन है, जो सर है, वो सिर्फ इतना सा ही बॉडी से लगा हुआ था और बाकी पूरा सड़क पे खून बह रहा था उस बॉडी से। मेरी दिवाली उस दिन होगी जिस दिन दोनों को सज़ा मिलेगी। मैं उस दिन पटाखे फोड़ूंगा। जमीयत उलेमा अल हिंद, ये उस समय कहा गया था जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी। तब ये मौलाना मदनी क्यों नहीं खड़ा हुआ उस समय? बताइए, अब क्यों खड़ा हो गया कि एक हकीकत देश के सामने आने वाली है तो उसको छुपाया जाए। 28 जून 2022 ये वो तारीख है जिस दिन ना केवल एक दर्जी की हत्या हुई थी, बल्कि इसी दिन हिंदुस्तान में रहने वाले अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी हत्या हुई थी। इसी दिन जब लोग सहम गए थे कि क्या हम अपने इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे या फिर अपने किसी भी प्रोफाइल पे अपने धर्म के बारे में लिखने से हमें डरना चाहिए। ये सारे सवाल आपके और मेरे मन में खड़े हो गए थे। हम पत्रकारों के मन में सवाल खड़े हो गए थे, क्या कि अब इस देश में सवाल करना भी बेहद गंभीर हो सकता है। कन्हैया लाल ये वो नाम है जिसने इस देश में कई लोगों के सवाल पूछने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब गूंज उठाई तो उनकी हत्या कर दी गई। इसी को लेकर के एक मूवी आ रही है, उदयपुर फाइल्स। आज तक आपने कश्मीर फाइल्स देखी, केरला स्टोरी देखी और उसके बाद अब ये उदयपुर फाइल्स। इसको लेकर के कई पिटिशंस भी दाखिल हो चुके हैं कि इस मूवी को बंद कर दिया जाए, और ना केवल बंद कर दिया जाए बल्कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड बैन कर देना चाहिए। क्योंकि कोई इस मूवी के पीछे, इस मूवी के जरिए से कोई कन्हैया लाल की हकीकत को ना जान पाए, उनके परिवार के ऊपर उनकी हत्या होने के बाद क्या कुछ बीता है वो ना समझ पाए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, इसी मसले को लेकर के बात करने के लिए, और अभी कन्हैया लाल के जो परिवार है उनके निजी जीवन में कितनी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, मेरे साथ उनके खुद बेटे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम यश साहू है। मैं कन्हैया लाल जी का बड़ा बेटा हूँ। जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, मैं बिल्कुल शुरुआत से बात करना चाहता हूँ, अधिक समय नहीं लूँगा आपका। क्या हुआ था उस दिन 28 तारीख को? क्या कुछ हुआ था? आप लोगों तक ये खबर कैसे पहुँची और उस वक्त आप कहाँ? जी, 28 जून 2022 की बात है ये। लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब ये इंसिडेंट हुआ और मेरे पास 10 से 15 मिनट में ही मेरे कज़न ब्रदर का कॉल आ गया, जो कि मेरी बुआ का लड़का है, जिसकी दुकान पापा की दुकान के आसपास ही। उसका मुझे कॉल आता है और मैं वहाँ से दुकान से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर था उस समय। और जैसे ही मुझे कॉल आता है तो मुझे बोलता है कि तू इमीडिएट एक बार मालदा स्ट्रीट आ, यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है तो एक बार पहुँच। उसने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ है।
तो मैं जिस तरीके से उसने जिस एक्सप्रेशन में बोला था तो मुझे लगा कुछ शायद गंभीर बात हो गई है, तो मैं इमीडिएट निकल गया था क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो इसलिए मुझे गाड़ी या ऑटो करके जाना पड़ा। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही क्राउड जमा हुआ है लोगों का, मतलब बहुत भीड़ हो गई थी। वहाँ पे पुलिस लगी हुई थी जो आगे जाने नहीं दे रही थी। तो जैसे तैसे करके भीड़ को हटा के हम जब दुकान तक पहुँचा मैं, तो वहाँ मैंने देखा कि पापा जो है वो हमारे बीच नहीं है, उनकी जो बॉडी है वो दुकान के बाहर पड़ी हुई है, और जो उनकी गर्दन है, जो सर है, वो सिर्फ इतना सा ही बॉडी से लगा हुआ था और बाकी पूरा सड़क पे खून बह रहा था उस बॉडी से। और वो देख के मैं एकदम सदमे में आ गया था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ पे क्या हुआ है, और लगभग मैं वहाँ पे बेहोशी हो गया था। मैं जानना चाहता हूँ, क्या इससे पहले भी कोई धमकी उन तक पहुँचाई गई थी? कोई धमकी आई थी उनको कि अगर आप ऐसा पोस्ट करेंगे आपके परिवार की तरफ से ऐसा कोई पोस्ट आएगा? क्योंकि कई बातें ये भी कही गई कि उनके बेटे के द्वारा पोस्ट किया गया था, तो क्या कोई पहले धमकी आई थी? देखिए, पापा को ऐसी बहुत सारी धमकियाँ आ रही थी जिसमें पापा के फ़ोन पे वीडियो कॉल्स आ रहे थे, उनके फ़ोन पे मैसेजेस में धमकियाँ आ रही थी। पर ये चीज़ मुझे उस समय तक नहीं पता थी क्योंकि पापा घर पे हमको नहीं बताते थे, हमको टेंशन नहीं देना चाहते थे घर पे कि ऐसा कुछ चल रहा है। पापा मतलब ऐसा कि मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा, इस विचार पे थे, और इसी वजह से पापा ने हमें ये कुछ घर पे नहीं बताया। पर जब ये इंसिडेंट हो गया तो मुझे पता चला कि पापा को तो बहुत सारी धमकी आ रही थी। जब उनका फ़ोन मेरे हाथ में था तब मुझे ये चीज़ पता पड़ी कि पापा को तो पहले से पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है, और पापा ने सिक्योरिटी भी मांगी, पर उस समय समझौते का बहाना देकर सिक्योरिटी नहीं दी गई। अगर सिक्योरिटी दे दी जाती तो हो सकता है इंसिडेंट नहीं होता। अच्छा, ये जो दो प्रमुख लोग हैं इस कांड को लेकर के, एक गौस मोहम्मद और एक मोहम्मद रियाज, इन दोनों की तरफ से पहले कभी कोई कांटेक्ट था? जी नहीं, पापा का इनसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं था। ये रैंडमली आते हैं, एक सॉफ्ट टारगेट देखते हैं और पापा के साथ एक आतंकवादी मॉडल के तहत इस तरीके का काम करते हैं, जो कि 2611 नंबर की गाड़ी का यूज़ करते हैं। 2611? बिल्कुल 2611। तो आप सोचिए कि ये क्या दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि 2611 में जो कसाब ने किया था, हमने उदयपुर में वो किया है। ठीक है, हमने आतंकवाद सिर्फ कश्मीर में या फिर बॉर्डर पे नहीं हो सकता, देश के बीचों बीच, ठीक है, उदयपुर जैसी सिटी में जिसको मध्य साइड बोलते हैं, ठीक है, उधर भी हो सकता है, और मेवाड़ की धरती पे भी हो सकता है। मतलब हमारी मेवाड़ की धरती का एक रिकॉर्ड था, ठीक है, कि अकबर ने कई प्रयास किए, 6 से 7 प्रयास किए, ठीक है, कि मेवाड़ पर विजय पाले, पर महाराणा प्रताप जो कि वहाँ के राजा थे, उन्होंने उनका एक प्रयास सफल नहीं होने दिया। ठीक है, तो मेवाड़ एक पूरे अकबर ने जिसने पूरे भारत राष्ट्र पे राज किया, वो सिर्फ एक मेवाड़ पर राज नहीं कर पाया, वो एक बहुत बड़ा सिंबल था। ठीक है, और उदयपुर में उन्होंने ये करके मेवाड़ पर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया। अच्छा, मैंने आप कई सारे वीडियो में आपको देखा कि आप पटाखे वगैरह की बात कर रहे थे जिस दिन कन्हैया लाल जी की हत्या हुई। उस दिन क्या सच में ऐसा पटाखे वगैरह फूटने का कोई बात? जी बिल्कुल, जिन लोगों ने ये किया। कितनी दूरी पे हुआ था ये वाकया, ये भी ज़रा मेंशन कीजिए। ये मुश्किल से मेरे घर से 3-4 किलोमीटर और दुकान से 5-6 किलोमीटर दूरी पे जो एरिया है जिसमें ये रहते थे, रियाज और गौस मोहम्मद, ठीक है, खांजी पीर एरिया जिसको बोलते हैं, उसमें ये इंसिडेंट होने के बाद इन लोगों ने पटाखे जलाए, इन्होंने खुशियाँ मनाई, जैसे कि पाकिस्तान मैच जीतता है तब ये जो करते हैं ना, वो उन्होंने उस समय किया। क्या ये आमतौर पर वहाँ होता रहता है? हाँ, कभी कभी होता है, पर ये हिंदुस्तान के हारने पे, पाकिस्तान के जीतने पे पटाखे फूट? हाँ जी, कभी कभी होता है ये चीज़ वहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा मैं पर्सनल जानना चाहूँगा, आज के समय में परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है? कैसे आप लोग कर पा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक मुखिया परिवार से ख़त्म हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी देखिए, उस समय के बाद एक्चुअली में आर्थिक स्थिति का तो कभी कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ सहायता की। उसके बाद यहाँ से दिल्ली से कपिल मिश्रा जी आए थे, उन्होंने भी परिवार की सहायता की, और दोनों भाइयों को गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड की थी उसी समय। तो आर्थिक समस्या नहीं आई, पर आर्थिक समस्या पापा के समय भी नहीं थी। पापा बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते थे, पापा के हिसाब से मेहनती आदमी थे, बहुत मेहनती आदमी थे। पापा का ये था कि कोरोना के टाइम जब लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, तब भी पापा ने वो जो 2 से 2.5 साल थे वो बहुत ही इजीली अपनी सेविंग्स पे निकाल दिए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन होती होगी फैमिली। अच्छा, ये जितनी भी सुविधाएं आपको सरकार के द्वारा दी गई हैं, आर्थिक या फिर नौकरी के तरीके से, क्या ये आपको पर्याप्त लगती हैं? अभी आपको लगता है कि इससे चल सकता है हमारा जीवन?
देखिए, ज़िंदगी तो जो रोड पे मांगने वाला है वो भी किसी न किसी तरह चला लेता है, ठीक है, पर उसके सर पे शायद उसके पिता का हाथ होता है, ठीक है, और वो मेरे सिर पे नहीं है ना, तो एक जो दुख है, एक 3 साल हो गए हमने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया, ठीक है, अगर मनाते भी है तो लोगों के सामने जस्ट दिखाने के लिए कि ठीक है कि यार कोई फेस्टिवल आ गया है, कोई घर पे आया तो अपन उससे कम से कम एटलीस्ट ढंग से बात तो कर ले, ठीक है, इस तरीके से मनते हैं फेस्टिवल। मेरी दिवाली उस दिन होगी जिस दिन दोनों को सज़ा मिलेगी, मैं उस दिन पटाखे फोड़ूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो न्याय की और ये जो मामला चल रहा है उसकी न्याय की प्रक्रिया में जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से उचित चल रही है या फिर वो आपको ठंडे बस्ते में जाते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि कई लोगों को उसमें से बेल भी दे दी गई है, ठीक है, और उसके बाद कुछ अपराधी अभी भी जेल में है, मुख्य अपराधी भी इस वक्त जेल में है, तो आपको लगता है कि न्याय की राह पे ये केस चल रहा है इस वक्त? देखिए, जैसा कि अभी आपने एक वर्ड बोला ठंडा बस्ता, तो कहीं ना कहीं मुझे इस केस में वही लग रहा है, क्योंकि 3 साल हो गए, अभी तक इस केस में 150 गवाह है, ठीक है, इसमें 9 आरोपी पकड़े गए, 2 पाकिस्तानी आरोपी जिनको पकड़ा नहीं गया, टोटल 11 आरोपी थे, ठीक है, और उनमें से 2 की ज़मानत होना, ठीक है, कहीं ना कहीं लूप होल्स रह गए NIA से, इस वजह से उनकी ज़मानत हो गई, वरना देश की इतनी बड़ी एजेंसी इतने बड़े लूप होल्स कैसे रख सकती है कि किसी की ज़मानत हो जाए, ठीक है। 2 लोगों की ज़मानत हो चुकी है, फराद मोहम्मद उर्फ बबला और जावेद, ठीक है, जिसमें से एक जावेद ही है जो कि सुप्रीम कोर्ट में मूवी के अगेंस्ट रीट दायर करता है, एक आरोपी जो कि बेल पे बाहर है, जिसको अभी तक पूरी तरह से बरी नहीं किया गया है, वो भी मूवी के खिलाफ रीट कर रहा है, जिसका उस मूवी से कोई लेना देना नहीं, जिसमें उसका कोई नाम यूज़ नहीं। मतलब जो खुद कन्हैया लाल की हत्या में एक साजिश करता है, उसी ने बोला है कि इस मूवी को बैन करो। बिल्कुल वही। क्या लगता है ऐसा उसने क्यों बोला होगा? देखिए, हकीकत सामने जब उनकी कोई हकीकत सामने आने वाली है, आतंकवादियों की हकीकत सामने आने वाली है, पूरी जो मूवी है उसका बेस यही है कि जो मूवी में दिखाया गया है वो एक आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ आते हैं, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, जो भी आतंकवाद किस तरीके से हुआ, किस तरीके से उन पाकिस्तानियों ने यहाँ पे इंडिया में ऑर्डर किए, किस तरीके से स्लीपर सेल्स एक्टिव हुए, किस तरीके से उन्होंने उदयपुर में ये कर दिया, ठीक है। अब जब हकीकत सामने आ रही है तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, पूरा देश जान जाएगा कि ये लोग सही नहीं है, गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि पहलगाम जैसा भी एक इंसिडेंट हम सभी के सामने आया, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता जो है वो हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स आपके पिताजी के देहांत के बाद भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें हिंदुओं के ऊपर कभी पथराव, कभी उनकी हत्या, कभी कुछ। क्या लगता है, क्या हिंदू इस देश में अब आवाज़ उठाने लायक नहीं बचा है? देखिए, अभी तक शायद मैंने तो आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि किसी ने जय श्री राम बोल के बम फोड़ दिया हो, ठीक है, या किसी ने धर्म पूछ के कि तू मुस्लिम है या फिर जो भी जिस भी धर्म से तू बिलोंग कर दिया उसको किसी हिंदू ने मार दिया, नहीं ना। पर पहलगाम में ऐसा हुआ, उनसे पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो, बस इतना काफ़ी था उनके लिए, उनको मारने के लिए। और उनकी जो औरत लेडीज़ थी, जब उन्होंने बोला कि तुम लोग हमें भी मार दो, तो उन्हें क्या बोला गया पता है कि नहीं, तुम ये जाके तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी को बोलो ताकि दिखे हमने क्या किया है। उसी तरीके से उदयपुर में उन्होंने जब ये किया तो उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल किया। उस वीडियो में उन्होंने कबूला कि हमने ये किया है और हम आगे भी करेंगे, मोदी तेरे साथ भी करेंगे, ये जो खंजर है वो तेरी गर्दन और नुपुर तेरी गर्दन तक भी पहुँचेगी। उन्होंने इस तरीके के बयान दिए, मतलब पूरी तरीके से आतंकवाद फैलाने के लिए मेरे पिताजी को सिर्फ एक मकसद बनाया गया, एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। अब्दुल ने उसका मकसद पूरा कर लिया। क्लियर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जिस हिसाब से आपने देखा कि आपके पिता के या फिर आपके पिता के फ़ोन से जिसने भी वो पोस्ट किया, आप चाहते हैं कि आप सनातन के लिए कुछ कार्य करें? डर है अब आपके मन में कि अगर हम सनातन के लिए कार्य करेंगे तो अगला नंबर मेरे पीछे ना आ जाए, फिर हमारे भाइयों के पीछे ना आ जाए? देखिए, सनातन के लिए जो काम है ना, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो मैं भी करता रहूँगा और हमारा सनातनी जो हर व्यक्ति है वो करना ही चाहिए, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, ये जो कार्य है वो नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि सबसे पुराना धर्म सनातन है और कितने ही धर्म चले जाएंगे, सनातन नहीं जाने वाला। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जिस समय पे ये कांड हुआ था उस समय पे राज्य में किसी और की सरकार थी, किसी और की क्या, मैं नाम लेकर के बात करता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की जो सरकार थी, गहलोत साहब की, उन्होंने उचित कार्रवाई की या फिर उनके प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई हुई? देखिए, गहलोत सरकार में ही इमीडिएट उन जो अपराधी थे दोनों को 4
घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया, भीम से 150 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ये केस सेंटर को मतलब NIA को दे दिया गया, क्योंकि इसमें UAPA लग चुका था, इसमें आतंकवादी साक्ष्य सामने आ चुके थे, तो इस केस को NIA को दे दिया गया। तो उसके बाद से जब भी मेरा उनसे कांटेक्ट होता है तो उनका एक ही कहना होता है कि ये जो केस है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये केस है सेंटर के हाथ में, इसको खुद अमित शाह जी देखते हैं, अमित शाह की एजेंसी NIA है वह देखती है, तो ये केस राजस्थान के हाथ में नहीं है। ठीक है, इसमें जो कुछ कर सकते हैं सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी कर सकते हैं। मतलब कभी कभी टालने की भी कोशिश की गई देखा जाए तो। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि कई ऐसे संगठन हैं जो आज के समय में भी समाज में जहर घोलने का काम करते हैं? क्योंकि उदयपुर फाइल्स को भी लेकर के कई संगठनों ने मांग की है कि इसको बैन कर दिया जाए। जमायत उलमाए हिंद एक ऐसा संगठन है। देखिए, ये जो संगठन है जमीयत उलमाए अल हिंद, हाँ, ये संगठन अगर अपराधियों के साथ खड़ा है, ठीक है, देखिए जो जावेद कहना है हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं कि इस देश में अखंडता नहीं आनी चाहिए। एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से आप पूरे मुसलमान समाज को टारगेट ना करें। इसका भी एक जवाब देना चाहूँगा। ये जो संगठन है, ठीक है, ये क्यों खड़ा होता है कमलेश तिवारी के हत्यारों के साथ? ठीक है, ये क्यों खड़ा होता है ऐसे कई और जिन्होंने इस तरीके की हत्या की उनके बचाव में? ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो संगठन है, ये कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इनको पोषित कर रहा है और इनको बढ़ावा दे रहा है कि आगे भी इस तरीके के कृत्य करें, और उनसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं वो आहत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उनसे नहीं होगी। पर अगर हम कोई मूवी लाना चाहते हैं, कुछ सच आतंकवाद को दिखाना चाहते हैं, तो इनकी जो भावना है वो आहत हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए ये कोर्ट में चले जाएंगे, उसके लिए पिटिशंस लगा देंगे। ठीक है, और पिटिशंस के अगेंस्ट ये प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर है उनको धमकियाँ दे देंगे, सर तन से जुदा की धमकियाँ आ रही है जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है इसके अंदर। अच्छा। ठीक है, तो क्या देश है ना संविधान से नहीं चलेगा, फतवों से चलेगा? इस मूवी के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया गया। ठीक है, एक फतवा मेरे पिताजी के समय पे हुआ था, उसका अंजाम हम देख चुके हैं कि क्या हुआ था। ठीक है, तो देश मतलब बता दे हमें कि सिर्फ फतवों से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, क्योंकि जब इनकी बात आती है तो ये विक्टिम कार्ड खेल जाते हैं। ठीक है, और जब हमारी बात आती है तो ये कहते हैं कि नहीं, देश में सांप्रदायिक भावना है वो आहत नहीं होनी चाहिए, आप ये नहीं दिखाने चाहिए, आप ये नहीं दिखाने चाहिए। ठीक है, और यही जो संगठन है जमीयत उलमा अल हिंद, ये उस समय कहा गया था जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, तब ये मौलाना मदनी क्यों नहीं खड़ा हुआ उस समय? बताइए, अब क्यों खड़ा हो गया कि एक हकीकत देश के सामने आने वाली है तो उसको छुपाया जाए? ये मूवी किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग की भावनाओं को आहत नहीं करती, इसमें किसी भी धर्म को गलत नहीं दिखाया गया, इसमें बस आतंकवादी जो विचारधारा है उसी को दिखाया गया, उसी के अगेंस्ट सब कुछ है। नहीं, तो उनका कहना है कि आतंकवाद का कोई मजहब ही नहीं होता है। कह रहे हैं आतंकवाद का कोई मजहब ही नहीं होता है। आपने बैनर में ये देखिए टोपी लगा रखा है। नहीं, तो क्या मेरे पिताजी को मारने वालों ने टोपी नहीं लगा रखी थी? बताइए। नहीं, अगर उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि मूवी में दिखा दिया कि वो जो लोग थे उन्होंने गमछा डाल रखा था और मार दिया, और हमने दिखा दिया कि मूवी के अंदर उन्होंने टोपी लगा रखी, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि अभी अगर कन्हैया लाल जी होते, ठीक है, तो वो आपको लेकर के क्या सपने संजो रहे होते? देखिए, पापा सपना था उनका आपको लेकर के पारिवारिक रूप से? पापा का ये सपना था कि मेरा जो बेटा है वो छोटा वाला तो डॉक्टरी करे, और जो बड़ा वाला है वो UPSC करके कई अच्छी जगह जॉब ले। ठीक है, जो कि अभी जॉब के साथ और इस केस की टेंशन के साथ, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके साथ ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं हो सकती, और मैं वो सब छोड़ भी चुका हूँ। अगर पापा होते तो शायद हम कर लेते, पर अब नहीं। अच्छा, ये सारा मसला उठता है ज्ञानवापी परिसर को लेकर के। ठीक है, ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के बहुत सारी बातें चलती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जब आपके पिताजी की हत्या कर दी गई केवल उस मंदिर के लिए, मैं समझता हूँ कि वो भी अपने आप में एक बलिदान ही है उस मंदिर के लिए, अब आपकी क्या मानसिकता है उस मंदिर को लेकर के कि क्या सच में वहाँ पर ज्ञानवापी मंदिर स्थापित होनी चाहिए, या फिर आप क्या चाहते हैं उसको? काशी मथुरा सबकी बात। देखिए, वो हम तो क्या बोले, वो तो ASI का सर्वे ने ही बोल दिया कि वो जिसको जो फव्वारा बोल रहे हैं, जो उससे निकला है, वो कई वर्षों साल पुराना है, इनके धर्म से भी पहले का है। ठीक है, तो कैसे वो हो गया?
ठीक है, जो ये कह रहे हैं फव्वारा बोल रहे हैं, उसको कहाँ से वो फव्वारा हो गया। उसके बाद जो मंदिर है, मंदिर ही कहूँगा, क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं उस पे ओम गुदे हुए हैं, उस पे बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ बनी हुई है जिससे इस समाज का, इस वर्ग का कोई लेना देना नहीं है। तो और जो शिवजी, और सबसे बड़ा प्रमाण कि आज तक रिकॉर्ड है कि जो नंदी उनका जो मुंह होता है वो शिवजी की तरफ ही होता है, ठीक है। और वो जो नंदी है, जो नंदी जी है, उनका मुंह भी उस मस्जिद की तरफ है, जो जिसको ये ज्ञानवापी मस्जिद बोल रहे हैं, वो है ही मंदिर। रेडिकल माइंडसेट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो रेडिकलाइजेशन कहीं ना कहीं इस वक्त समाज में चल रहा है, रेडिकल माइंडसेट है कि अगर आप केवल एक पोस्ट कर देते हैं तो आपके पोस्ट के नीचे धमकी भरे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ना केवल वो धमकियां होती है, अगर उनको मौका दिखता है तो कई बार वो सच में ऐसा करके दिखाते हैं, जैसा आपके पिता के साथ हुआ। उस माइंडसेट के लिए क्या कहना चाहेंगे? और आप जो इस वक्त आपकी वीडियोस देख रहे हैं, जो जनसंख्या आपकी वीडियोस देख रही है, या जो ये मूवी देखने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि सच में उन्हें सनातन के लिए सामने इन फ्रंट पे आकर के लड़ना चाहिए, या फिर इस अंजाम से डर करके उन्हें पीछे हट जाना चाहिए? देखिए, मेरे पिताजी भी पीछे हट गए, ठीक है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मुद्दा इतना बढ़े नहीं, ठीक है, जिससे कि मेरे परिवार को कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि एक कॉमन आदमी थे, ठीक है। नहीं चाहते थे कि किसी तरह से हम किसी मुद्दे में फंसे, और उसका अंजाम देख चुके हम, ठीक है। तो अगर पीछे हट के ही मरना है तो कम से कम सामने रह के अगर आप टिकोगे, ठीक है, उनका सामना करोगे, उन आतंक। अगर मुझे लगता है, अगर मेरे पिताजी उस समय पापा के पास कैंची थी, पर बदनसीबी से वो उनके हाथ नहीं लगी, और अगर उनमें से किसी एक को मार दिया होता तो सामने वाले का डगमगा गया होता, सामने वाला डगमगा गया होता कि नहीं भाई, सामने वाले ने अगर अटैक कर दिया तो मैं भाग जाऊं। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सभी को अपनी सुरक्षा करने खुद आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा मेरे पिताजी के साथ हुआ। और ये रेडिकल माइंडसेट के लिए आप क्या कहेंगे? जी, इस जो रेडिकल का क्या होना चाहिए? जी, जो ये रेडिकल माइंडसेट है इनका, उसके लिए हमारे देश में संविधान है, न कि इनके फतवे, ठीक है। ये अगर किसी के खिलाफ फतवा जारी कर देंगे, उसको मौत के घाट उतार देंगे, तो फिर संविधान कहाँ बचा हमारा, बताइए, हैं। अब अगर किसी से बात करते हैं, आप इनमें से अगर किसी लोगों से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे बताएं? कि नहीं, हमारे लिए तो हमारा धर्म पहले है, संविधान बाद में है। सुना है ना ये चीज़? तो ये तो संविधान को मानते ही नहीं। संविधान को मानने वाला हिंदू मर जाता है, और ये नहीं मानने वाले मार देते हैं। चलिए, इस मूवी को लेकर के मैं बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि विजय राज जी अपने आप में बहुत फेमस एक्टर रहे हैं, इनको लेकर के एक बात ये कही जाती है कि फ़नी कैरेक्टर्स में ज़्यादा फिट बैठते हैं, और अब ये अचानक से एक ये सीरियस कैरेक्टर कैसे लगे? आपसे इनकी मुलाकात भी हुई होगी, इन्होंने आपसे बातचीत की होगी, तो कैसे क्या बातचीत रही? इन्होंने कैसे आपके पिताजी के रोल को कितने बेहतरीन तरीके से निभाया, ये समझ आना। देखिए, विजय राज जी एक बहुत ही जाने माने और अच्छे एक्टर है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पिताजी का रोल है वो शायद विजय राज जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार तो मतलब जो उनकी झलक है मूवी में, या पीछे से वो खड़े होते हैं या सामने भी, तो मैं कहीं ना कहीं उसमें पड़ जाता हूँ अश्मकश में कि यार कैसे इन्होंने मतलब एकदम लाइक सेम पापा जैसा कैरेक्टर बना दिया। उसके बाद जिन्होंने फैमिली ली वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच्ड है। बहुत से लोगों ने ये मूवी का ट्रेलर देखा, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब हाउ इज़ पॉसिबल कि मतलब सेम एज लाइक कैरेक्टर लिए है इस मूवी के अंदर। विजय राज जी की जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ऐसी कोई एक बात कही हो, या फिर उनके साथ आपका एक ऐसा कोई मोमेंट जब सेट पे शूटिंग हो रही थी उस समय का भी जो आप बताना चाहें? एक्चुअली में हमें कभी सेट पे जाना वाना अलाउड हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ भी सिक्योरिटी लगी रहती है उसी समय उस समय से ही, तो ऐसा कभी संभव नहीं हुआ और हमारी विजय राज जी से कभी मुलाकात नहीं हुई। आप विजय राज जी को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे, या फिर इस फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं क्या धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके पिता के लिए उन्होंने आज के समय में स्टैंड लिया, जो कि बहुत कम आज के टाइम पे हो? जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई है, बट कभी कोई किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेता। तो मैं जो मूवी के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और जो इस मूवी का पूरा कास्ट है, उसको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक हिम्मत की, उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई जिसको देखकर 100 करोड़ कमाया नहीं जाए, 100 करोड़ लोगों को जगाया जाए। और जो ये मूवी बैन करवाने के पीछे लगे उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर सकते ना, और आप तो उसका विरोध भी ना करें, है ना। अगर कोई चीज़ कोई आईना, ठीक है, कोई आईना एक मूवी के ज़रिए दिखाना चाहता है पूरे समाज को, पूरे देश को,
तो वो चीज़ सामने आने देनी चाहिए, ठीक है। और इस मूवी में कहीं भी किसी भी धर्म समुदाय की खिलाफत नहीं है, मूवी आतंकवाद के खिलाफ है, तो बस। और अगर किसी को उससे भी दिक्कत है कि ये मूवी आतंकवाद के खिलाफ है, तो फिर आप समझ जाइए मेरा क्या कहना है। दूर ही रहिए फिर इस मूवी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इनसे बातचीत करते हुए एक बहुत बेहतरीन लाइन मेरे दिमाग में आई कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो आप इस एक लाइन से समझ जाइए कि इतने लोगों की जो जैसे कन्हैया लाल हो गए और ऐसे कई लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिनकी जान चली गई इसको लेकर के। और आज जब समाज इसको लेकर के बात करना चाह रहा है, जब मूवी के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और उनके खुद बेटे इसको लेकर के बातचीत करना चाह रहे हैं, तो उनके जबान पे ताला लगाने की कोशिश कुछ ऐसे संगठन हैं जो कर रहे हैं, और कई ऐसे आतंकवादियों के जो साजिश करता हैं, उनके माई बाप बने घूम रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? और आप जरूर, मैं आमतौर पे ऐसा बहुत कम कहता हूं, लेकिन मैं ये बात आज कहना चाहूंगा कि आप इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि आपके अंदर की ये भावना भी जाग सके कि इस देश में कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। क्योंकि खुद बिपिन रावत साहब ने कहा था कि इस वक्त हम एक फ्रंट का नहीं, दो फ्रंट का नहीं, बल्कि 2.5 फ्रंट का युद्ध लड़ रहे हैं। एक फ्रंट चाइना, दूसरा पाकिस्तान, और आधा फ्रंट हमारे देश में है जो हमारे इस देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, कन्हैया लाल जी के सुपुत्र के इन बातों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।